हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जो है सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, वही पुराना टाइम है अपना। तो 3 बजे डेली ज्वाइन करिएगा, जिसमें जो है हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करने वाले हैं। 5 बजे जो आपको क्लास मिलेगी उसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं पेपर 2 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है मतलब थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो आपको 7 जुलाई का आपका एग्जाम हुआ था पेपर 1 एंड पेपर 2, वो जो है प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो है जो कंटेंट है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये जो है प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि जो 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। तो पेपर 2 जो है पूरा मैंने डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन करिएगा। और जो है ये जो है पेपर 1 का है, ठीक है। ये पेपर 1 जो है उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। और आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आप डेली मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो 2 बजे जीके जीएस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है, इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, यानी कि सीटेट जो है दिसंबर 2024-25 प्रिपरेशन के नाम से। तो आप लोग वहां से सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। पहला है क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि शिक्षार्थी जो है अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से जो है शामिल महसूस करते हैं जब, यानी कि अपने आप को इन्वॉल्व कब महसूस करते हैं, प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग जो है व्हेन, यानी कब जो है अपने आप को वो लर्निंग में जो है इन्वॉल्व जो है महसूस करते हैं, एक्टिव तरीके से जो है इन्वॉल्व कर पाते हैं। तो पहला ऑप्शन है उनके जो है पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और जो है नकारा जाता है। तो अगर जो है बच्चे का पूर्व नॉलेज जो है वो जो घर से ले करके आया है, जो उसकी मदर टंग है, आप उसको पृथक करोगे, उसको नकारोगे, तो क्या बच्चा इन्वॉल्व हो पाएगा, बच्चा एक्टिव होगा, नहीं हो पाएगा। ये आपका जो है आंसर गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है गतिविधियां जो है उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो क्लासरूम में एक्टिविटी हो रही है वो रिलेट तो करे बच्चे के, बच्चा किस बैकग्राउंड से है, बच्चा जिस भी कॉन्टेक्स्ट से आया हुआ है, ठीक है, उससे जो है रिलेट कर पाए। तो आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा भी खुद को एक्टिव महसूस करे, खुद को इन्वॉल्व महसूस तभी कर पाएगा जब आप उसकी मदर टंग को जो है महत्वपूर्ण मानोगे। बच्चा किस इन्वायरमेंट से आया हुआ है ये भी आप महत्वपूर्ण मानोगे। बच्चे के सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, क्या बच्चा कह रहा है, उसकी क्या थिंकिंग है, क्या, ठीक है, ये सारी बातों को आप जब ध्यान रखोगे, इन्वॉल्व करोगे, तभी जाके बच्चा जो है एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि अधिगम का जो है बल दोहराव और रटने पर जो है होता है। तो ये कहना गलत होगा कि अगर आप रट रहे हो, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहे हो, तो ये जो है अधिगम पर बल देना, यानी इससे बच्चा जो है एक्टिव नहीं हो पाएगा, बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। ये भी आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है। तो ये भी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक और भावनात्मक जो आवश्यकताएं हैं उसकी आप जो है अपेक्षा कर रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि बच्चे की जो गतिविधियां हैं, ठीक है, बच्चे से जब आप रिलेट करोगे तभी जाके बच्चा इन्वॉल्व हो पाएगा। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, ठीक है, यानी कि बच्चे को क्या करना है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप उनके संवेगात्मक, यानी कि जब आप उनको इमोशनली सहारा दोगे, जब वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, जब आप उनकी फीलिंग्स को भी महत्वपूर्ण मानोगे कि हाँ बच्चे को अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, उसकी सिचुएशन को समझोगे, ठीक है, उस हिसाब से उसकी जो है जो नीड होगी उसके हिसाब से आप उसकी जो है सहायता करोगे। तो इससे जो है लर्निंग बेहतर होगी। बिल्कुल सही बात है।
रीजन जो दिया गया, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर यहीं पे जोजोंग के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता, तो संज्ञान और संवेग क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे होते, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जोजोंग की कोई बात नहीं की जा रही है, तो ये क्या है, सही है, क्योंकि संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी दिन आप किसी दिन इमोशनली बहुत अच्छे नहीं हो, आपको कोई पेन हो रही है, या फिर आप किसी भी टॉपिक को या कोई भी किसी भी वजह से आप परेशान हो, तो क्या उस दिन आपकी लर्निंग बेहतर हो पाती है? नहीं हो पाती है। उस दिन शायद आप लोगों से अच्छे से इन्वॉल्व भी ना हो पाओ, लोगों से अच्छे से बात भी ना कर पाओ, ठीक है? तो संज्ञान और संवेग दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं, तो ये बात तो सही है। यानी आदर्शन और रीजन दोनों सही दिए गए हैं। तो आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। ये हम लोगों ने जब प्रैक्टिस की थी उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन ने डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने क्लासेस की होंगी तो आपको सच में बहुत बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि कंटेंट कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी 1 डेढ़ मंथ, यानी कि सिर्फ हम लोगों ने प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो की है उसकी क्लासेस आपको 61 मिली हुई हैं। अगर आपने इतनी क्लासेस देख ली होगी, यानी 2 मंथ तक हम लोगों ने प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, क्योंकि कंटेंट हमारा जल्दी समाप्त हो चुका था। उसी तरह से इस बार भी हम लोग ऐसी प्रिपरेशन करने वाले हैं, इसीलिए जल्दी क्लासेस मैंने कंटिन्यू कर दी है, जिससे कि कंटेंट कंप्लीट हो जाए और फिर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में, यानी कि जिसमें बच्चे को क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, यानी कि लर्निंग जो है डिफ़िकल्टी जो होती है उसमें बच्चे को आमतौर से जो सीखने में प्रॉब्लम होती है वो क्या होते हैं, कैसे बच्चे होते हैं, वो जो है इसमें समझना है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका पहला ऑप्शन है, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित जो है बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, तो ये कहना तो गलत हो जाएगा। नज़र जो है कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, तो ये भी कहना गलत होगा। ज़रूरी तो नहीं बच्चे को जो है देखने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी उसको कम दिखता है इसलिए जो है उसको पढ़ने में समस्या है, या फिर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में जो है समस्या होती है, वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये भी जो है कहना गलत होगा। आंसर होगा फोर ऑप्शन, यानी एक जैसे दिखने वाले अक्षरों और वर्णों को लेकर भ्रम होता है जिस बच्चे को क्या है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सीखने की अक्षमता होती है, यानी कि क्या है, उनको 9 जो होते हैं वो 6 दिख रहे होते हैं, और जो बी होता है वो डी समझ में आता है, इसलिए क्या है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। आंसर जो होगा वो आपका फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन है 4। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो है शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए जो है उनके हाल पर छोड़ देते हैं, कि आप जो है जो मर्जी हो वो करो, ठीक है। तो ऐसा जो है नहीं होता है, क्योंकि टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं, और बच्चे की नीड के अनुसार टीचर उनकी मदद कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा कि बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दोगे तो बच्चे अपनी लर्निंग नहीं कर पाएंगे। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है, या फिर शिक्षक जो है एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि शिक्षक क्या है, एक सुविधादाता के रूप में काम करते हैं। जो भी मैं आंसर आपको बता रही हूँ, ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपकी आंसर की जो है आ चुकी थी बहुत टाइम पहले ही, और आपका रिजल्ट भी आ चुका है, तो वहीं से मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो प्लीज़ ये डाउट मत रखिएगा कि मैं आंसर आपको गलत बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में काम करता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनके बारे में कौन सा जो है इसमें स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो पहला है, प्रतिभाशाली छात्र जो है अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, या फिर प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता
के जोखिम से जो है मुक्त होते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि वो जोखिम से मुक्त होते हैं, ऐसा नहीं है, वो जोखिम का भी सामना कर रहे होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे जो है निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, तो ये भी कहना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रतिभाशाली जो है छात्र हमेशा जो है खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरीके से समायोजित होते हैं, तो ये भी कहना गलत होगा कि हमेशा वो खुश ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती होगी। तो आंसर जो होगा वो आपका कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन सही है कि प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नति जो है गति से सीख रहे होते हैं, यानी कि वो जल्दी सीख रहे होते हैं, ठीक है। जो प्रतिभाशाली, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनको सीखने में मतलब वो जल्दी से सीख जाते हैं। जैसे कि क्लासरूम में अगर कोई टॉपिक पढ़ाया गया, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो उसको फर्स्ट बार में ही समझ जाते हैं, लेकिन जो गिफ्टेड बच्चे नहीं होते उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही होती है, वो सेकंड टाइम समझ पाते हैं या फिर थर्ड टाइम समझ पाते हैं, ठीक है। तो गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं वो सामान्य बच्चों की तुलना अधिक जल्दी, मतलब अधिक और जल्दी सीख जाते हैं, तो ये गिफ्टेड बच्चे की पहचान है। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है जीन पियाजे से दिया गया है। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो है विशेषता है। तो पहला है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, या फिर जो है वर्गीकरण और क्रमबद्धता। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है क्या। देखिए, जीन पियाजे ने 4 स्टेजों में बच्चे का जो है डेवलपमेंट डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्टेज पे इन्होंने रखा सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड स्टेज पर रखा इन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, और थर्ड पे रखा इन्होंने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर जो है फोर्थ पर रखा इन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है उसकी उम्र है 0 से 2 वर्ष का बच्चा होगा, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा आता है तो 2 से 7 वर्ष का हो जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जब जाता है तो 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है, और वहीं पर जब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे बच्चा जाता है फोर्थ स्टेज पे, तो 11 से 15 वर्ष की उम्र में बच्चा होता है, ठीक है। तो जब बच्चा फर्स्ट स्टेज पे होता है तो वो अपने सेंस का प्रयोग करके सीख रहा होता है। तो यहाँ पर बात हुई है प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा गया है, यानी कि सेकंड स्टेज के बारे में पूछा गया है। तो सेकंड स्टेज की विशेषता ये होती है, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है तो वो जो खेलता है, प्रतीकात्मक जो है खेल स्टार्ट कर देता है, यानी सिंबल के थ्रू वो खेलना और सीखना स्टार्ट कर चुका होता है। जैसे कि उसने जो है देखा कुछ भी, वो समझ जाएगा कि हाँ ये बॉल है, या फिर जब उसको आप दिखाओगे, जैसे ग्लास दिखाया तो बच्चा देखेगा फिर समझेगा कि हाँ ये ग्लास है, नेक्स्ट टाइम वो बोल देगा ग्लास को देख कर कि ये ग्लास है, ठीक है। उसने बॉल को देखा तो वो जब बॉल को देखेगा तब वो बता पाएगा कि ये बॉल है, ठीक है। ऐसे नहीं बता सकता कि हाँ बॉल ऐसी ऐसी दिखती है, वो कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, प्रेजेंट जो उसके सामने वस्तु रखी हुई है वो देख करके अगर आपने उसको बता दिया है कि हाँ ये बॉल है, ठीक है, ये चेयर है, ये मेज है, तो वो बता देगा, ये गुड़िया है, ये आपका खिलौना है, तो वो बता देगा, ठीक है। तो बच्चा सिंबल के थ्रू जो है सीखना और खेलना स्टार्ट कर चुका होता है। ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्गीकरण और क्रमबद्धता बच्चा जो है 11 यानी 7 से 11 वर्ष की उम्र में करना शुरू कर देता है। नकल और जो है प्रतिवर्तिता ये आपका होगा नहीं। संरक्षण और अमूर्त चिंतन, तो अमूर्त चिंतन अगर पूछता तो ये आपका अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, यानी कि 11 से 15 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आंसर इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन पियाजे से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी कि प्राइमरी जो है पर्पज क्या है क्रिटिकल थिंकिंग जो है क्वेश्चन पूछने का। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को जानकारी याद कराने के लिए प्रोत्साहित करना, इसलिए जो है क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर छात्रों को प्रतीकात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना है, या फिर छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, या फिर उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, इसका एक फिक्स आंसर नहीं होता है। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग के तरीके से क्वेश्चन जब पूछोगे तो बच्चे को क्या है, सभी क्षेत्र के बारे में, सभी पर्सपेक्टिव के बारे में उसको सोचना समझना पड़ेगा। जैसे कि आपने अगर कह दिया कि जो है
भविष्य में जल की जो है हमको कैसे जल को बचाना चाहिए, जो हमारे भविष्य में इसका जो है इसकी कमी ना हो पाए, या फिर जो है प्रदूषण फैल रहा है इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है? तो बच्चा इसमें सभी पक्ष के बारे में सोचेगा, वो एक आंसर नहीं दे सकता। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, अब बच्चा प्रोजेक्ट तभी कर पाएगा जब वो सभी से बात करेगा, जो है चीज़ों को समझेगा, लोगों से बात करेगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेगा। तो इसका फिक्स एक आंसर नहीं होता है। फिक्स आंसर क्या होता है, जैसे आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो इसका फिक्स आंसर है। अगर आप 10 बच्चों से पूछोगे तो भी आंसर एक आने वाला है, अगर आप 5 बच्चों से पूछ रहे हो तो भी इसका आंसर सेम आने वाला है। लेकिन जो ये आंसर पूछोगे कि हम जो है भविष्य में जल को कैसे बचा सकते हैं, मतलब अभी जो हम जल का कैसे प्रयोग करें जो हम भविष्य में बचा सकते हैं, या फिर जो है पर्यावरण और प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, तो अगर इसमें 5 बच्चों से पूछोगे तो 5 प्रकार के आंसर आएंगे, ठीक है? तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि सभी पक्ष के बारे में सोचना और समझना, फिर तर्क वितर्क करके रिजल्ट देना, ठीक है? तो इसमें आंसर जो होगा आपका वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, क्योंकि बच्चा सभी पर्सपेक्टिव के बारे में सोचेगा, समझेगा, लोगों से बात करेगा, कुछ अपनी एक समझ बनाएगा, कुछ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल बेहतर होगा, ठीक है? आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। बाकी क्या है, ऑप्शन गलत होंगे कि ये नहीं छात्रों को जानकारी याद कराने के लिए आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आंसर आपका 4 ऑप्शन होगा। 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश डैश का निर्धारण करती है। जो हेरिडिटी होती है वो किसका निर्धारण करती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला है सेक्स, और है जेंडर, और है शैक्षणिक सफलता और सीखने की शैली। तो आनुवंशिकता, हेरिडिटी, तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो हेरिडिटी होती है वो हम क्या निर्धारित करती है? सेक्स को। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? यानी कि बच्चे की जो हाइट और वेट बढ़ रहा होता है वो किसका उदाहरण है, यानी कि किसका एग्जाम्पल है? तो पहला है संज्ञानात्मक परिवर्तन का है, या फिर मात्रात्मक परिवर्तन है, या फिर गुणात्मक परिवर्तन है, या फिर भावनात्मक परिवर्तन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, मात्रात्मक परिवर्तन है, क्योंकि क्वांटिटी है, क्वांटिटी चेंज है, यानी कि आप इसको कितनी लंबाई हुई इसको आप मेजर कर सकते हो, कितना वजन उसका बढ़ा हुआ है इसको भी आप नाप सकते हो, ठीक है? तो ये मात्रात्मक है, आप बता सकते हो कि पहले से जो है 250 ग्राम बढ़ चुका है वजन, या फिर 100 ग्राम बढ़ा हुआ है, लंबाई जो है इतने इंच थी अब इतने इंच बढ़ चुकी है, तो आप इसको मेजर कर सकते हो। जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो मात्रात्मक जो है परिवर्तन के अंतर्गत जाएगा। आंसर आपका सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के अनुसार की लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार जो है नियमित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनवरी में भी पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, और ये मैंने जब प्रीवियस के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे तो उसमें आया भी था, ठीक है? तो कैसा बिहेवियर जो है वो करते हैं? पहला ऑप्शन है खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, या फिर अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, या फिर आत्म जो है वाक्य के प्रयोग द्वारा, या फिर संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे क्या है, इनर स्पीच, ठीक है, यानी कि वो स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित कर रहे होते हैं। तो प्राइवेट स्पीच होता तो वो हो जाता, लेकिन आपका इनर स्पीच दिया हुआ है, तो आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी इनर स्पीच, यानी कि जो है प्राइवेट स्पीच के द्वारा वो खुद के व्यवहार को, खुद के जो है माइंड सेट को वो नियंत्रित कर रहे होते हैं, एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं, एक दिशा दे रहे होते हैं। तो आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि वाइगोस्की ने जो है 3 प्रकार के स्पीच दिए हैं, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच और सोशल स्पीच, जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है प्राइवेट स्पीच को, क्योंकि ये मानते हैं कि जब बच्चा प्राइवेट स्पीच कर रहा होता है या फिर दे रहा होता है, खुद से बात कर रहा होता है, तो खुद को एक डायरेक्शन दे रहा होता है, खुद के माइंड सेट को जो है विनियमित कर रहा होता है, ठीक है? आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को जीन पियाजे क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
11 पे चलते हैं। 11 है क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, कौन सा जो है स्टेटमेंट सही दिया गया है, डेवलपमेंट इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी इनका कोई संबंध नहीं होता है। तो ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि मान के चलिए जैसे आप फिजिकली, आपका फिजिकल डेवलपमेंट बेहतर हो रहा है तो आप सोशली वो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो रहे होगे, आप इमोशनली भी इन्वॉल्व हो रहे होगे। तो डेवलपमेंट जो होते हैं वो सभी पक्ष एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। जैसे आपकी बॉडी अगर बढ़ रही है तो आपकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ रही है, आपके इमोशन भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सभी पक्ष एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि स्वतंत्र होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है, यानी कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी कहना गलत होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते, अगला ऑप्शन है विकास चक्री तरीके से होता है और रेखीय नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेवलपमेंट कैसा होता है, वर्तुलाकार में होता है। कभी आप ज़्यादा सीखोगे, कभी आप कम सीखोगे, कभी आप आगे बढ़ोगे, कभी आप थोड़ा पीछे मूव करोगे, ठीक है। तो वर्तुलाकार में होता है, बल्कि एक रेखीय नहीं है। ये नहीं है कि सीक्वेंस में होता चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। किसी दिन आप ज़्यादा सीख लोगे, किसी दिन हो सकता है आप 5 घंटे पढ़ लेते हो, और किसी दिन हो सकता है आप 2 घंटे पढ़ते हो, किसी दिन हो सकता है आप 1 घंटे भी ना पढ़ पाते हो। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। तो लर्निंग जो है, जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो आपका किसी दिन बहुत ज़्यादा होगा, किसी दिन कम होगा। ये नहीं कि एक सीक्वेंस में होता चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। असतत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, सतत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, नहीं, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में जो है दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा निर्देशित खोज, ठीक है। यानी कि निर्देशित खोज हो जाएगा, यानी कि गाइडेड गाइडेड जो है डिस्कवर, आंसर हो जाए डिस्कवरी। आंसर आपका जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्देशित जो है खोज होंगे, ठीक है। गाइड जो है डिस्कवरी होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। व्याख्यान विधि नहीं होगा, वीडियो देखना ये भी नहीं होगा, आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित जो है साम्यीकरण का क्या जो है, साम्यीकरण क्या कहलाते हैं। तो कौन, मतलब जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर प्रारूप है, जेंडर रूढ़िबद्धता है, और आपका जो है जेंडर भेदभाव है, और जेंडर पहचान है। तो आंसर जो होगा इसमें आपका सेकंड ऑप्शन होगा, यानी जेंडर रूढ़िबद्धता बनी हुई है, ठीक है। जेंडर के व्यवहारों के बारे में पूर्व कल्पित, यानी कि पुरानी जो धारणाएं बनी हैं, पुराने जो व्यवहार बने हुए हैं, उसको आप क्या कहोगे, तो जेंडर स्टीरियोटाइप कहेंगे। सिंपल सी बात है, आंसर आपका क्या होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये तो समाज ने निर्धारित किया ना कि लड़कियां ये कपड़े पहनेंगी, ये तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ था कि लड़कियां यही कपड़े पहनेंगी, या फिर लड़कियां जो है लेट नाइट घर नहीं आ सकती, लड़के लेट नाइट घर आ सकते हैं, लड़के जो है बाहर का काम करेंगे, लड़कियां घर का ही काम करेंगी। तो ये सब जो है समाज ने निर्धारित किया। तो ये क्या बना हुआ है, जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है। आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 है कि एक समावेशी कक्षा में, यानी इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम है क्या। देखिए, समावेशी जो शिक्षा होती है, समावेशी जो कक्षा होती है, उसमें हर प्रकार का बच्चा इंक्लूड किया जाता है। जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम, वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। जिस बच्चे को चलने में प्रॉब्लम, वो भी इंक्लूड होगा। जिस बच्चे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। जिस बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। जो बच्चा बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। यानी हर प्रकार का बच्चा जो है इंक्लूड होगा इंक्लूसिव क्लासरूम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बल्कि क्या है, हर बच्चे की नीड के अनुसार हमको उसकी मदद भी करनी होगी। ये नहीं कि बच्चे तो सभी इंक्लूड कर दिए गए, लेकिन जो रूल है वो सभी के जैसा, सभी के लिए एक ही जैसा फॉलो किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चे सभी प्रकार के इंक्लूड किए जाते हैं, और साथ ही साथ हर बच्चे की नीड के अनुसार जो है हमको उनको
हेल्प करनी होती है, उनको जो है प्रोग्रेस करवाना होता है, उनकी लर्निंग करवानी होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है इसमें कि सभी बच्चे जो है समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी जो है शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है, कहना गलत होगा, क्योंकि सभी बच्चे का पाठ्यचर्या का जो मतलब पाठ्यचर्या का पालन करते हैं, ये कहना गलत होगा। सब बच्चे की नीड के अनुसार जो है पाठ्यचर्या प्लान की जाती है, उसी के अनुसार जो है लर्निंग होती है, ठीक है। मान के चलिए कुछ बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, तो अब लिखने में इसको प्रॉब्लम है तो आप ये नहीं कहोगे कि आप लिख कर ही मुझको दिखाओ, नहीं, आप जो है ओरल भी पूछ सकते हो, आप मौखिक रूप से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर जो है काम करते हैं, तो ये कहना भी गलत होगा। अगला है कि सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की प्रक्रिया में शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा कि सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक जो है पहुंच है, यानी क्लासरूम में जो एक्टिविटी होती है उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही वे कक्षा की क्रियाओं में भी जो शामिल हो रहे होते हैं। क्लासरूम में जो एक्टिविटी होती है उसमें सब बच्चे इंक्लूड हो रहे होते हैं। हर बच्चा जैसे भी इंक्लूड हो पाता है, जैसे कुछ बच्चे को खड़े होने में प्रॉब्लम है तो आप कुछ उनको ऐसा रोल प्ले करवाओगे कि वो बैठ करके जो है उसमें इन्वॉल्व हो पाए, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर है कि विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित, ठीक है, के रूप में देखा जाता है, तो ये कहना नहीं सही होगा कि आप बच्चे को जो है देख ऐसी नज़र से देख रहे हो कि तुम तो मतलब बेचारे की नज़र से देख रहे हो कि हाँ तुमको तो चलने में प्रॉब्लम है, तुम तो बेचारे हो, तुम तो ये हो वो हो, ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि बच्चे को उसकी नीड के अनुसार आपको मदद करनी है। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आंसर पहला ऑप्शन है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्ति पर जो है व्यक्तिगत रूप से संबंधित और पूरा कर सकें, तो ये कहना गलत हो जाएगा। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से जो है असंबंधित हो, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि संबंधित होना चाहिए, रिलेट करता हो। ये नहीं कि उसमें रिलेट ही नहीं कर पा रहा तो बच्चा कैसे चीज़ों को कनेक्ट करेगा, ये कहना गलत होगा। थर्ड है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको जो है उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ जो है काम प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है मार्गदर्शन भी दे रहे हो और साथ ही उनको समर्थन भी कर रहे हो, जहाँ पर उनको ज़रूरत हो रही है आप उनकी नीड के अनुसार उनकी मदद भी कर रहे हो। तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्र को जो है कोई सहायता नहीं देना, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाना है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के अनुसार। तो आप उनको जो है समर्थन दोगे, उनको मार्गदर्शन भी दोगे उनकी नीड के अनुसार, जहाँ पर उनको आवश्यकता हो रही है, जहाँ पर उनको मदद चाहिए आप उनकी हेल्प भी कर रहे हो, तभी जाके बच्चे का प्रोग्रेस हो पाएगा। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये क्लास डेली 3 बजे होती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। 3 बजे और 5 बजे, 5 बजे हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करेंगे, 3 बजे हम लोग जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की क्लासेस होगी, जिसमें हम लोग CDP है, मैथ है, EVS है, लैंग्वेज है, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 बजे की क्लास में। और 2 बजे जो क्लास मिलेगी उसमें हम लोग GK GS BPSC तैयारी 4 के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो आप 2 बजे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।